स्टूडेंट, कल हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज हम दूसरा पार्ट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन में ज्यामितीय समवयवता चेक करेंगे। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज चेक करने के लिए सबसे पहले हमें साइक्लिक कंपाउंड की ज़रूरत होती है। अब साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उन साइक्लिक कंपाउंड, जैसे ये मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है या फिर ये मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो इन सभी साइक्लिक कंपाउंडों में एक चीज़ कॉमन ये है हमारे पास कि सभी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं पाया जाता है। तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शर्त को कैसे कंप्लीट करेंगे कि प्रतिबंधात्मक घूर्णन इसमें उपस्थित हो। तो सीधी सी बात ये है कि ये साइक्लोएल्केन रिंग जो होती हैं ये चारों तरफ से कवर्ड हैं। इस कारण यदि मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, जैसे इस पन्ने को मैं एक साइक्लोब्यूटेन मान सकता हूँ इस तरह से, यहाँ ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम। अब इस पन्ने को यदि मैं रोटेट करना चाहूँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस आधे को घुमा दूँ और आधा रह जाए, ये भले टूट जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि जो साइक्लोएल्केन रिंग होती हैं उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ एक शर्त ये है, जैसे मेरे पास कंपाउंड है, ये 6 मेंबर्ड एक कंपाउंड है और इसमें मैंने यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पर मैंने लगाया H। तो इसमें मैं इन पास किसी भी कार्बन पर sp3 संकृत हैं, सभी sp3 संकृत कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। तो एक ये है, एक ये है, लेकिन दूसरे किसी भी sp3 सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ पर सब पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन वैलेंसी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रत्येक पर, और हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करने के कारण 2 ग्रुप सेम हो गए। यदि मैं इसको A और इसको B मानूँ तो मेरे सभी जो C और D हैं वो एक जैसे हैं, और आइसोमेरिज्म के लिए A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए और C नॉट इक्वल टू D होना चाहिए। तो C नॉट इक्वल टू D नहीं है, इस कारण ये GI शो नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं इसी कंपाउंड को इस तरह से ले लूँ CH3 और CH3, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे मैं इसको इस तरह से बना दूँ, एक वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा क्योंकि 1 2 3, तो एक वैलेंसी कौन का ऑक्यूपाई कर रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, और इधर भी मैं इसी तरह CH3 और दूसरी वैलेंसी को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, हाइड्रोजन। अब इसको मैं दूसरा रूप इसका यदि मैं बनाऊँ इस कंपाउंड का, तो CH3 अपोजिट साइड में ले लेता हूँ CH3 H, और प्रतिबंधात्मक घूर्णन होने के कारण यदि मैं इसे रोटेट करूँगा, घुमाऊँगा, तो घुमाने पर ये बॉन्ड बिना तोड़े घुमाया नहीं जा सकता। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का सेम है, लोकेशन ऑफ एटम दोनों की चेंज हो चुकी है, कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन एटम की जो लोकेशन है वो चेंज हो चुकी है और दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। पास पास आने का मतलब ये सिस हो गया, और ये दूर दूर होने का मतलब ये कौन सा रूप हो गया, ट्रांस। तो ये GI शो करेगा। तो इस मॉलिक्यूल में देखें अपन एक ही सब्स्टिट्यूट उपस्थित है, इसलिए GI शो नहीं करेगा। इस मॉलिक्यूल में भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है, ये भी GI शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों C और D वाले, यदि इनको A और B माने तो C और D कैसे आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। तो 1 सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है तो GI शो नहीं करता है, और 2 सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है तो GI शो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस शर्त यह है कि sp3 संकृत कार्बनों पर 2 अलग अलग प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित होने चाहिए। जैसे ये सिस रूप है और ये वाला अपोजिट साइड में आ गए तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए और sp3 संकृत कार्बन पर वो लगे हुए होने चाहिए, और साइक्लिक रिंग में फ्री रोटेशन होता नहीं है। अब जैसे इस कंपाउंड की बात करें तो एक साइक्लोपेंटेन वाले है, इसमें एक H और एक Br, एक H और एक Cl, दोनों अलग अलग हैं। अब H अंदर अंदर आ गए तो इसको सिस बोलेंगे, इसको अपोजिट कर देते हैं तो इसका ये रूप कौन सा बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। अच्छा, इस कंपाउंड की यदि अपन बात करें तो इस कंपाउंड पर सब्स्टिट्यूएंट तो अलग अलग लगे हुए हैं, लेकिन ये साइक्लोएल्कीन है और इस कार्बन पर दूसरा ग्रुप बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 और एक पाई बॉन्ड। इसी प्रकार 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये पाई, तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है ही नहीं है।
हाइड्रोजन नहीं है तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का निर्माण नहीं करेगा, जबकि ये वाला रूप कर लेगा। ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन की बात करें अपन तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है कि इस कार्बन पर तो Cl लगा हुआ है लेकिन हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं है, और इस पर दो अलग अलग हैं लेकिन मेरे पास A है, B है, C है लेकिन D नहीं है। औरों की बात करें दो हाइड्रोजन अलग अलग नहीं है, इस कारण ये भी GI शो नहीं करेगा। इसको यदि खोलकर लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पर क्लोरीन लगा हुआ है, एक Br और H, लेकिन मैं अपोजिट साइड में हाइड्रोजन नहीं कर सकता। ठीक है। तो शर्त क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, दोनों sp3 संकृत कार्बन पर उपस्थित होने चाहिए, तभी वो GI शो करने लायक होता है। जैसे इस एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो इस एग्जाम्पल में साइक्लिक रिंग है, ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन भी है। अब हाइड्रोजन ऊपर सेस हो जाएगा, अपोजिट कर दूंगा तो मैं ट्रांस हो जाएगा, मतलब ये GI शो कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन सेम, हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट हो गए, हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट हो गए, ये भी sp3 संकृत कार्बन पर डिफरेंट ये शो कर सकता है। इस ग्रुप की बात करें अपन तो इस ग्रुप में इस कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है और दूसरी वैलेंसी कौन ऑक्यूपाई करेगा, हाइड्रोजन। इधर क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और दूसरी वैलेंसी कौन ऑक्यूपाई करेगा, हाइड्रोजन। तो डिफरेंट ग्रुप हैं और डिफरेंट ग्रुप हैं तो ये GI शो करेगा। नेक्स्ट इस वाले केस में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस कंपाउंड में ये कार्बन एटम जिस पर एक CH3 और एक वैलेंसी को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पर एक इथाइल समूह लगा हुआ है तो दूसरा कौन ऑक्यूपाई करेगा, हाइड्रोजन। डिफरेंट ग्रुप, साइक्लिक रिंग, GI शो करेगा। सेम स्थिति, इस पर इथाइल, इस पर क्लोरीन, एक एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल होगा, GI शो करेगा। इस कंपाउंड में इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप यानी CH3 लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर भी दो ग्रुप हैं, एक CH3 लेकिन Me का मतलब क्या होता है, Me लिखो या CH3 लिखो, बात एक ही होती है। तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए और सेम हो गए तो GI शो होने की शर्त ऑक्यूपाई नहीं हो रही है, क्योंकि C और D सेम हो गए। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, तो कंप्लीट नहीं होगा, GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इस कंपाउंड की यदि अपन बात करें तो इस कंपाउंड में इस कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूटेड ये लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन होगा, एक सब्स्टिट्यूटेड ये लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन होगा, और इस कार्बन पर भी तो हमें दो स्थितियाँ देखनी है, GI शो कर देगा। सेम कंडीशन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, आयोडीन हाइड्रोजन, GI शो करेगा। इस एग्जाम्पल में सेम स्थिति है, यहाँ पर एक मिथाइल और हाइड्रोजन है, यहाँ पर इथाइल और हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ये लगे हुए हैं, GI शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को यदि अपन बात करें तो साइक्लिक रिंग है, इथाइल ग्रुप, इथाइल से हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, GI शो कर देगा। इस ग्रुप की यदि अपन बात करें तो इस ग्रुप को थोड़ा सा अपन समझते हैं खोलकर। देखो, इसको मैं एक चेन को मैं पेरेंट चेन मान लूँ किसी को भी, जैसे ये कार्बन एटम है मेरे पास, तो ये कार्बन और ये कार्बन, नेक्स्ट इधर से ये ऑक्सीजन होगा और ये कार्बन एटम होगा। तो ये डिफरेंट तो हैं लेकिन ये दोनों सेम हो गए, इस कारण ये GI शो नहीं करेगा। आगे इसको मैं चाहूँ तो और आगे मिला दूँ तो ये कंपाउंड GI शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट कंपाउंड की यदि बात करें तो इस कंपाउंड में इस डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड के कारण ये GI शो करेगा क्योंकि H और CH3 डिफरेंट है, H और साइक्लिक रिंग, तो यहाँ पर साइक्लिक रिंग और H डिफरेंट ग्रुप हो गए, H और CH3 डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो यहाँ से तो GI शो होगा। लेकिन यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में sp3 संकृत कार्बन पर एक ग्रुप तो ये लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर H2 सभी सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर GI शो रिंग के कारण तो नहीं होगा लेकिन यहाँ एल्किन के कारण GI शो होगा। तो ओवरऑल कंपाउंड तो GI शो करेगा लेकिन साइक्लिक रिंग GI शो नहीं कर रही है, और बात ओवरऑल कंपाउंड के लिए की जाती है और ओवरऑल कंपाउंड GI शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंडों में। स्पाइरो कंपाउंड में GI की शो होने की शर्त क्या होती है
ये स्पायरो कंपाउंड है और इस स्पायरो कंपाउंड में हम यहाँ पर इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि इन दोनों में से एक को हम पेरेंटल चेन मान लेते हैं या पेरेंटल रिंग मान देते हैं। मान के चलो मैंने इस ग्रुप को क्या मान लिया, एक पेरेंटल रिंग मान लिया। अब इस कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो इस पर एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ से इधर की साइड ये मैं खोलूँ तो CH और ये नीचे CH3 लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है, CH2 और आगे ये कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से मैं इसको मान लेता हूँ। अब इस कंपाउंड को यदि अपन देखें ध्यान से, ये कोई ग्रुप नहीं है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखें हम तो इस पर H और CH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हैं और यहाँ पर इस कार्बन से CH2 अलग ग्रुप है और CH3 अलग ग्रुप है। तो इस sp3 संकेत से दो अलग अलग ग्रुप और यहाँ पर इस पोजीशन पर भी अलग अलग ग्रुप, और साइक्लिक रिंग के कारण ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा, तो इसका मतलब ये GI शो करेगा। तो इस कंपाउंड के द्वारा GI शो करा जाएगा। तो स्पायरो कंपाउंड के लिए शर्त क्या हो गई, एक तरह से जैसे मान के चलो ये एक ग्रुप, इस पर A और B लगा हुआ है, या ऊपर कहीं सारी किसी भी ग्रुप पर A और B अलग अलग हैं, और साथ में यहाँ से भी C और D मान लो इनको, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो ऐसी स्थिति में GI शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने स्पायरो कंपाउंडों में चेक करेंगे। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D GI शो हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 में चेक करते हैं अपन। तो इसको मैं पेरेंटल मान लेता हूँ, तो इस कार्बन से ये CH3 लगा हुआ है और इस CH3 से ये मेरे पास एक H हो जाएगा और यहाँ से O और यहाँ से C कार्बन है ये, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप हो गए। मेरे पास ये CH3 है तो ये A, ये B, ये C और ये D चारों डिफरेंट हैं, GI शो करेगा। सेम कंपाउंड है, O की जगह N आ गया, GI शो करेगा। इस कंपाउंड में चेक करें अपन, तो इस कंपाउंड में यहाँ से मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड ये बना रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमेन रह गए, 4 से दो क्या बन जाएंगे, लॉन पेयर, तो एक लॉन पेयर ये, एक लॉन पेयर ये, और लॉन पेयर क्या हो गए, सेम ग्रुप, और बाकी इन दोनों पर दो हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन पर दो ग्रुप जो लॉन पेयर हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम, और सेम होने के कारण ये GI शो नहीं करेगा। इस कंपाउंड की यदि अपन बात करें तो इसको मैं पेरेंटल चेन मान लूँ तो ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पर एक क्या लग जाएगा, H, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पर O और C, तो ऐसी स्थिति में ये GI शो करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड चेक करें, तो इस कंपाउंड में क्या है, एक कार्बन एटम, इसको मैं पेरेंटल मान लेता हूँ, तो या फिर इसको पेरेंटल मान ले, किसी को भी मान सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर एक CH3 और दूसरा ग्रुप हो गया H, सल्फर से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर दो ग्रुप हो गए, एक तो CH3 हो गया ये, और एक वैलेंसी को ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, H, तो A और B दोनों हैं, और इस पर इधर से कौन है, कार्बन, इधर से कौन है, ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट हो गए, ये दोनों डिफरेंट, GI शो करेगा। चलो इसको समझने के लिए अपन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसे अलग से देखते हैं इस एग्जाम्पल को। देखो ये मेरे पास एग्जाम्पल है, अब इसमें अपन को ध्यान देने की बात ये है कि ये कौन सा संकृत कार्बन है, sp3 संकृत कार्बन, और sp3 संकृत कार्बन है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, चतुष्फलकीय, टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में यदि मैं इस रिंग को प्लेनर बना लूँ, कागज़ के तल पर यूँ बना लूँ, तो कागज़ के तल पर बनाने का मतलब अब मेरे पास जो A और B होंगे, एक तो तल के ऊपर की ओर होगा और एक तल के अंदर की ओर, नीचे की ओर होगा, तो मैं A को तो मान के चलो इस तरह से बना लेता हूँ, इसका मतलब जानते हो, कागज़ के तल से बाहर या फिर देखने वाले की तरफ, और एक कहाँ पर होगा, कॉपी के अंदर की ओर, देखने वाले से दूर। तो इस बले का प्लेन कैसा होगा, जो ये कागज़ का तल है, और ए कहाँ पर है, ऊपर की ओर, और बी कहाँ है, नीचे की ओर। ठीक है, अब ये भी sp3 संकृत कार्बन है, तो इस पर दो कैसे आ गए, कागज़ की तल की तरफ आ गए, तो अब दो बॉन्ड कैसे आएंगे, वही तल के ऊपर की ओर और तल के नीचे की ओर, तो इसका मतलब एक तो नीचे जाएगा
और एक कैसे जाएगा ऊपर। और चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो अगली भी इसी तरह से बनेगी। कुछ समझ में आ रहा है? ये वाली रिंग यूं, ये वाली रिंग ऊपर और नीचे यूं खड़ी हुई। अब ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस पर ये बलें जुड़ी हुई है। तो अब ये ऊपर और नीचे आ गए, तो अगली कैसी आएगी? अगली आएगी इस तरह से कागज़ के प्लेन पर। और सी और डी कैसे आएंगे? अब ये यदि यूं आ चुके हैं तो सी और डी एक ऊपर और एक नीचे की ओर, इस तरह से ऊपर और नीचे इस तरह से बने हुए आएंगे। यानी कि इसको मैं कैसे लूँगा? ये मेरे पास सी और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? डी। अब इसका मतलब ए और बी ये किस तरह से रखे हुए हैं? तो इनको रखने का तरीका ये हो गया कि जैसे इन स्टिक्स से हम समझने की कोशिश करें तो इन स्टिक्स में ऊपर वाले स्टिक्स को ए, ये इधर बी, इधर सी और डी। अब इनको यदि देखें तो ए से सी जो है, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे इस प्रकार से हो गई है कि ये मेरे पास ए बी सी और डी हैं। तो अब इनको यदि अपन ध्यान से देखें तो ए सी और बी और डी एक सीध में हैं। जब ए और बी डिफरेंट, सी और डी आपस में डिफरेंट हैं, तो इसको किसी भी प्रकार से रोटेट किए बगैर इसका दूसरा रूप नहीं बनाया जा सकता। तो इनको यदि मैं रोटेट करूँगा, घुमाऊँगा, तो ये टूट सकता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो यदि मैं सी को डी के स्थान पर, डी को सी के स्थान पर ले आऊँ, तो ऐसी सिचुएशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब इसका दूसरा रूप यदि अपन बनाएं तो डी को मैं ऊपर ले लूँ और सी को मैं नीचे ले लूँ, तो ये GI शो कर जाएगा। क्योंकि ए से सी और ए से डी डिफरेंट दूरी पर हैं और दूरी के आधार पर इनके GI शो किए जा सकते हैं। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इनको मैं एक तरह से डबल बॉन्ड मानूँ तो ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड सी डी ए और बी। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ ए नॉट इक्वल टू वी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, तो ये GI शो करेंगे। यदि इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई दे, इन डबल बॉन्डों को ये मान लो चाहे डबल बॉन्ड मान लो, तो ये GI शो करने की शर्त को कंप्लीट कर देंगे। बट ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और सी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए। ट्रिपल रिंग की जगह यदि मैं डबल रिंग वाला कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ, तो अब इसे स्पायरो की तरह ट्रीट ना करके अपन कैसे ट्रीट करें कि इनको डबल डबल मान कर भी, चलो वो तो मैं बाद में बताता हूँ। अब ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण यदि ये वाली बले प्लेन में मौजूद है तो ये C मेरा कैसा आएगा? ऊपर, और ये कैसा आ जाएगा? नीचे। उल्टा भी लिख सकते हो, C को देखने वाले की ओर यानी कि ऊपर की ओर और इसको नीचे की ओर, उल्टा भी लिखा जा सकता है। अब ये भी sp3 संगृत कार्बन है, तो ये यदि प्लेन में आ गई तो अगली वाली रिंग कैसे आएगी? तल के ऊपर और तल के नीचे इस तरह से। मतलब ये वाली प्लेन तो यूं है, ये वाली रिंग तो यूं है और ये वाली रिंग यूं आ चुकी है। अब ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ए कैसे आएगा? वही तल प्लेन में ए और बी। तो अब देखें कि ये वाले दो तो इस तरह से रखे हुए हैं यूं, और ये वाले दो इस तरह से यूं प्लेन में रखे हुए हैं, मतलब यूं और यूं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये यहाँ पर ज्यामितीय समवयवता शो करने की शर्त को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ इस तरह से इनका ओरिएंटेशन हो जाएगा, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे की ओर। ये कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन शो करेंगे जिसमें दो तो तल के ऊपर और नीचे आ रहे हैं और दो बॉन्ड तल के प्लेन में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं ऊपर वाली स्टिक को ए मानूं और साइड वाली दोनों जो कागज़ के प्लेन में या ज़मीन के प्लेन में है उनको सी और डी मानूं, तो ए से सी की दूरी और ए से डी की दूरी सेम है, और इसी प्रकार बी से सी की दूरी और सी से बी से डी की दूरी सेम है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सेम डिस्टेंस होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, ये यदि प्लेन में तो ये प्लेन से ऊपर और नीचे, फिर प्लेन में ये ऊपर नीचे, ये
ए से सी की सेम दूरी है, ए से डी की डिफरेंट दूरी है, बी से सी डिफरेंट है, बी से डी डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की शर्त को पूरा करेगा। लेकिन शर्त ये है ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और सी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए, तो ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसको और दूसरा रूप क्या बताया था लिखने का, ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के आधार पर, कि साइक्लिक रिंगों को मैं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड मान लूँ, तो ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी हो, तो ये भी जीआई शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में डबल रिंग है, तो एक यदि प्लेन में है तो एक अवे ऑफ द प्लेन और डाउन ऑफ द प्लेन होंगे, यानी देखने वाले से तल के ऊपर और नीचे। तो यहाँ से इसको मैं ऊपर की ओर नीचे की ओर लिखूँ और ये प्लेन में आएंगे, तो ए से सी और ए से डी की दूरी सेम हो जाएगी, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। और इसको भी लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड के आधार पर ये जीआई शो नहीं करेगा। चलो अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को यदि अपन चेक करें तो 3 प्लेन है, ये प्लेन में, ये ऊपर नीचे, ये प्लेन में, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, जीआई शो करेगा। डबल रिंग है तो ये जीआई शो करेगा ही नहीं। डबल रिंग है, लेकिन अब इसको गलती से भी अपन उस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इसे स्पाइरो के रूप में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे CH3H, इसको पेरेंटल चेन मान लूँ, इधर से CH3, इधर से CH2, डिफरेंट आ गए, ये जीआई शो करेगा। हाँ, ध्यान देने की बात यह कि ऊपर वाले में डबल रिंग वाले कब जीआई शो नहीं करते, जब टर्मिनल कार्बन पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों। जैसे मैंने लिख दिया है कि यदि 2 रिंग होने पर जीआई तब शो नहीं होता है जब टर्मिनल कार्बन पर ग्रुप हों। इसे स्पाइरो की तरह सॉल्व करेंगे ऊपर वाले 23 एग्जाम्पल को। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन अलग से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये मेरे पास एक ट्रिपल रिंग है और यहाँ पर मैं एक ग्रुप लगा देता हूँ CH3 और यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा देता हूँ CH3। अब इस ग्रुप को यदि अपन देखें ध्यान से, तो इस ग्रुप में वो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दोनों CH3 को मैं ऐसे लिख दूँ, CH3 और CH3। इसका मतलब क्या है, तल से नीचे की ओर दोनों CH3। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या, तल के ऊपर CH3। अब ये दोनों सेम है, इसको यदि मैं रोटेट कर दूं तो ये वाली बन जाएगी और इसको घुमा दूं तो मैं ये वाली रिंग बन जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों बिल्कुल सेम होंगी, इनको दो अलग अलग डिफरेंट ना माना जाए। और इसका एक रूप ये बन सकता है कि एक तल के नीचे की ओर हो और एक तल के ऊपर की ओर हो। अब ये तल के ऊपर और ये तल के नीचे, अब इसको यदि घुमा दूं तो ये तल के ऊपर हो जाएगा और ये तल के नीचे हो जाएगा, तो इसका दूसरा भी सेम ही बनेगा। तो इस तरह से ये दो ही जीआई शो कर सकता है। अब इसको एक रूप माना जाएगा और इसको इसका दूसरा रूप माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ये दोनों रूप जीआई शो कर देंगे, तो इस तरह से ये जीआई शो करेगा। और ये देखो, तल के नीचे नीचे सेम सिचुएशन पर आ गए, यानी ऊपर कौन होगा, ये दोनों नीचे नीचे सेम सिचुएशन पर हैं। और सेम सिचुएशन पर होने का मतलब ये क्या है, सिस रूप। ये भी क्या है, ऊपर ऊपर सेम सिचुएशन पे, तो इसको भी क्या मानेंगे, सिस रूप मानेंगे। और एक ऊपर और एक नीचे गया तो ये कौन सा रूप बन जाएगा, ट्रांस रूप। तो इस तरह से इनमें अपन सिस और ट्रांस चेक करते हैं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे। हमें यहाँ पर इनकी कैलकुलेटिंग करनी है। अब यहाँ पर अपन ध्यान से एक बात नोट करें तो सबसे पहली चीज़, क्या इस डबल बॉन्ड के कारण जीआई बनेगा, तो हाँ बिल्कुल बनेगा। अब इसके कारण क्या जीआई बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखें, इस टर्मिनल कार्बन पर CH3 और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट sp3 है, sp3 इधर भी CH3 है और इधर क्या लगा हुआ है, एक H मान लेता हूँ मैं।
तो CH3 और ये क्या है, एक H लगा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो रिंग के कारण भी क्या शो होगा, GI शो हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये दोनों ग्रुप GI शो कर रहे हैं, और GI यदि ये शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा n बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2। अब n बराबर 2 यहाँ पर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन देखें, जब टोटल नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमने निकाला था तो वहाँ पर हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल निकाले थे, तो उसमें n माना था कि बे डबल बॉन्ड जो GI शो करते हैं उनकी संख्या। अब यहाँ पर n डबल बॉन्ड ना मानकर लोकेशन मान लेते हैं कि एक लोकेशन तो ये है जो GI शो कर रही है और एक लोकेशन ये जो GI शो कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में n का मान 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये किसी भी प्रकार का सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर n फार्मूला लगेगा, और 2 की पावर कितने हो जाएंगे 2, यानी कि 4 GI ये शो कर सकता है मॉलिक्यूल। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलो इस क्वेश्चन में कितने GI शो हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये ट्रिपल कार्बन, ये प्लेन में, ये ऊपर नीचे, ये प्लेन में, और यहाँ से ये एक ग्रुप पूरा लग रहा है और एक H, ये पूरा ग्रुप लग रहा है और एक H, ये GI शो करेगा क्योंकि A और B डिफरेंट, C और D डिफरेंट, ये शो कर देगा। डबल बॉन्ड के कारण ये GI शो करेगा ही करेगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और HCl अलग अलग ग्रुप, H और ये पूरा ग्रुप अलग अलग, ये भी पूरा क्या शो करेगा, GI शो करेगा। ये कार्बन है। अब 3 हो गए, और मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार की सिमेट्री मॉलिक्यूल नहीं है, तो लोकेशंस कितने हो गए 3, और यहाँ पर भी 2 की पावर 3, यानी कि ये 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा।